नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सबके सामने लेट्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। आज हम लेट्स वॉक टॉक में जैसे कि हर बार एक सोशल इम्पोर्टेंस का मुद्दा जो एक आम जनता से आम आदमी के महत्व का और उसकी रुचि का मुद्दा होता है वो लेके आते हैं। तो उसी कड़ी में आज का हमारा मुद्दा है जो आप सब ने सुना होगा, बॉयज लॉकर रूम। तो आज का टाइटल हमारा है लीगल एनालिसिस ऑफ बॉयज लॉकर रूम एक्सपोज। तो ये बॉयज लॉकर रूम से संबंधित या इसके संदर्भ में जो भी लीगल पहलू हैं, आज हम अपने पैनल में उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसका डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल में पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले नीतू गुप्ता जी। नीतू नमस्ते। गुप्ता जी अ, नीतू गुप्ता जी राजस्थान में सिविल जज नियुक्त हुई हैं और इन्होंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी एलएलबी की है। आज हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर अक्षय अग्रवाल जी। अक्षय अग्रवाल जी दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार अक्षय अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं काजल गर्ग जी। काजल गर्ग जी ने सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर से ही अपनी एलएलबी की है और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलएम कर रही हैं। काजल अग्रवाल जी एक लीगल रिसर्चर हैं। आपका स्वागत है काजल। गर्ग, नमस्ते। तो आज के मुद्दे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बॉयज एनालिसिस के विषय में आप सब जानते ही होंगे वैसे भी, लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं बता देता हूं जिससे इस डिबेट में आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। बॉयज लॉकर रूम दरअसल इंस्टाग्राम में एक ग्रुप था जिसमें 15 से 19 साल के 15 से 20 बच्चे थे। जो बच्चे उस ग्रुप में लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करते थे, लड़कियों की फोटो पर अभद्र टिप्पणी कर, ये सब चीजें एलिज्ड है। ये प्रूव फैक्ट नहीं है, ये सब एलिगेशंस हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर और अलग अलग रिपोर्ट्स में लगाए गए हैं। अगला एलिगेशन है लड़कियों की फोटो पर अभद्र टिप्पणी करते थे, लड़कियों की अश्लील फोटो शेयर करते थे, गैंग बैंग या गैंग रेप की बातें करते थे। इनमें से जो ये पूरा इंसिडेंट था, इसमें से 10 लोग आइडेंटिफाई, 10 बच्चे और एडल्ट मिला के 10 लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जिनमें से 6 माइनर हैं, 6 जुवेनाइल हैं और 4 जो हैं मेजर हैं यानी कि एडल्ट हैं। और एक समस्या इस मुद्दे में ये आई कि बॉयज लॉकर रूम की बात सबने की, इसी दरमियान एक गर्ल्स लॉकर रूम भी सामने उभर के आया कि एक गर्ल्स लॉकर रूम भी है जहां सेम ऐसी ही हरकतें भी हो रही हैं। तो इस संदर्भ में मुझे, हम बचपन में गीत सुनते थे, उसकी एक लाइन याद आ गई। उसमें कहा गया था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या सही में देश के बच्चे देश को संभाल के ऐसे रख पाएंगे? या हम बचपन में अपने स्कूल में हमेशा गाते थे गीत, बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। क्या ऐसा सहारा, ऐसे हम अपने बच्चों को अगर इस राह पे जाने देंगे तो क्या बच्चे देश का सहारा बन पाएंगे? तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं लीगल पहलू पे आता हूँ। लॉ में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पैनल में सभी लोगों ने लॉ पढ़ा है, हमें सबसे पहली चीज सिखाई जाती है लीगल इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, यानी कि कानून की अज्ञानता बहाना नहीं हो सकती आपके बचाव का। यदि आप कानून नहीं जानते हैं और वो कानून को आप तोड़ते हैं तो आपको उसकी सजा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते जी मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो पापा भी ऐसा करते हैं, मैंने उस अंकल को भी ऐसा करते हुए देखा, मैंने मूवी में देखा हीरो ने ऐसा किया था। ये सब बहाने नहीं, कानून की इग्नोरेंस कोई बहाना नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का पहला विषय, पहला टॉपिक जो बनाया है वो बनाया है क्रिमिनलिटी एसोसिएटेड विद सच एक्ट, यानी कि लोगों को, समाज को, हमारी सोसाइटी को पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी, कौन सी गतिविधियां असंवैधानिक है या गैर कानूनी है, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक को हम ओपन करते हैं अपने पहले स्पीकर से जो है नीतू जी। नीतू जी, आप प्लीज हमारे दर्शकों को क्रिमिनलिटी एसोसिएटेड विद सच एक्ट के विषय में बताइए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू दीपक। देखिए, जहां तक हम क्रिमिनलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम बात किस वर्ग की करते हैं, क्योंकि हमारा आईपीसी भी जो बच्चे हैं उनको क्रिमिनल नहीं मानता है और इसी में आता है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जहां तक बात है 18 साल तक के बच्चों की, तो उनके ऊपर तो क्रिमिनलिटी मैं मानती हूँ कि लगती है, क्योंकि लेकिन ये डिपेंड करता है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी आप ये देखिए कि 3 तरीके के एक्ट बांटे हुए हैं, माइनर, हीनियस और एक होते हैं कि जो कम माइनर होते, मतलब 3 साल तक, 3 से 7 साल तक और 7 साल से ऊपर वाले।
तो यहाँ जो हम क्रिमिनलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके के पनिशमेंट लेविएबल है, उसके ऊपर उनकी बात होगी। लेकिन क्योंकि ये बच्चे हैं और ये ज्यादातर सभी 18 साल से नीचे हैं, तो पहली बात है क्रिमिनल की श्रेणी में आते हुए भी नहीं आएंगे और ये जुवेनाइल, ये कहलाए जाएंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इनको चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मानते हुए ही हमारे को इनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इन पे एक्ट्स लगते हैं, तो वो तो आईपीसी, आईटी एक्ट, पॉक्सो, क्योंकि जिन बच्चियों की इन्होंने फोटो शेयर करी है वो सभी 18 साल से नीचे हैं ज्यादातर, तो इसीलिए इनके ऊपर पॉक्सो भी लगेगा। तो इन्हीं सब से जैसे हम अगर बात करें तो सबसे पहले अपना 499 आईपीसी डेफामेशन, और डेफामेशन की धाराओं के अंदर जितने भी आते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उससे की जाने वाली जो भी अपने क्राइम्स हैं वो इसमें आते हैं। फिर 66E आता है जो कि आपका आईटी एक्ट का है, 67B आता है। एक इसमें क्राइम आता है 503 आईपीसी जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि अगर आप इस तरीके के हमारे खिलाफ कोई भी शिकायत करेंगी, लड़कियों से कहा गया है, तो आपका गैंग रेप भी हो सकता है। तो इस तरीके की भी खबरें पढ़ने को मिली है, तो वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। लेकिन जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पे जो भी कर रही है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही काम करेगी, क्योंकि आप उसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि 18 साल से नीचे पे आप इनके ऊपर जो 7 साल से नीचे की सजा है, तो आप इनको 16 से 18 वाली कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंजेस हुए। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम इसी मुद्दे को लेके अपने अगले स्पीकर के पास चलते हैं, जो है काजल जी। काजल जी, जैसा कि नीतू जी ने हमें जुवेनाइल एक्ट के बारे में बताया कि ये सब क्रिमिनल होते हुए भी क्रिमिनल नहीं है, दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो कुछ और इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप थोड़े से और जो प्रोविजन लॉ के यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, जो जो कानूनी अपराध इन बच्चों ने जान के अनजाने में जैसा भी है कि ये हैं, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज मैं बता चुका हूँ, तो आप उन पे अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें और ब्रीफ में वो हमारी जनता को समझा सकें तो काफी बेहतर होगा। ओवर टू यू काजल जी। Hello everyone. First of all, thanks to Mr. Joshi ji for inviting me to the panel on this talk show, walk talk. So first of all, yeah, as Neetu ma'am has already cleared that under the provisions of IPC, we have so many provisions like 506, 507, 509, 354C and the voyeurism and stalking. So if any person, if any minor or whatever, if any man, if we say specifically, if any man shares any pictures like morph pictures or something like that, then he will be liable for voyeurism. And since the group has shared the pictures for of some minor girls, and they took that pictures from the Facebook ID or Instagram, whatever be the medium, so they are liable for stalking as well. So Okay. under 354 C and D, they are liable. And 506, as Neetu ma'am has already stated, that the act of threatening the girl to rape if they complain anyone or something like that. So this is punishable under 506. And under 507, since the threat was anonymous, so they will be liable under 507, which is in addition. The punishment which is given in 507 is in addition to 506. And one more is 509. They intrude upon the privacy of the women, so they will be liable under this provision as well. And under the IT Act, if we be very specific under IT Act, they will be liable under 66E, which provides for the punishment of violating the privacy right. And it specifically says that the minor or whatever jo bhi hai, he will be liable for 3 years or 2 lakh or with both. And under 67, if anyone publishes or transmits any such kind of obscene matter, then he will be liable. And one more act is Indecent Representation of Women's Act, which was passed in
1986. Under this, the children will be liable under Section 6 as well Okay. for advertisement containing indecent, since the act they did was indecent representation of women. So they will be liable under Section 6 for advertisement for such indecent representation, and for publication as well. For publication, it is Section 4, right? Okay. Under this provision, the punishment is 2 years plus 2,000 as fine, and if he is convicted for second subsequent time, then he will be liable for 6 months to 5 years, or plus fine, not or, plus fine 10,000 to 1 lakh rupees. Okay. So these are all the laws which I could find applicable. And one more thing, if there is some story कि women's भी इस group का part थी, तो under there are some provision कि women's भी liable होंगे. ऐसा नहीं है कि only the male child will be liable, female can be held liable, except 509 and 354 C and D. ओके फैंटास्टिक. तो थैंक यू वेरी मच काजल जी, आपने इतनी डिटेल में जो लॉ का वायलेशन किया, जो लीगल प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व थे वो बता दिया. अब मैं अक्षय जी के पास चलूंगा. और अक्षय जी, चूंकि आप वकील भी हैं और आप अब हमारी जनता को ये जो प्रोविजन काजल जी ने बताए, यदि आप इसमें कोई प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, जो मुझे लगता है शायद ही बचे होंगे कोई, यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अन्यथा आप इन प्रोविजन को थोड़ा डिटेल में, इनमें क्या सजा है, इनकी कल्पेबिलिटी, कॉग्निजेबल हैं क्या है, वो थोड़ा सा आप जनता को प्लीज बताइए. ओवर टू यू सर. दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया. दीपक जी, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो प्रोविजंस हैं ये चार्ज प्रोविजंस हैं, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस ऑफेंस में पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है. ठीक है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है या इंस्टाग्राम ग्रुप बनता है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, करेक्ट. अब उसके अंदर एसोसिएटेड बहुत सारे मेंबर्स हैं. ठीक है. अब कौन उसमें एडमिन था, कौन उसमें एक्टिव ग्रुप मेंबर्स थे, और किन मेंबर्स ने एक्चुअली में वो एक्ट इंटेंड किया, तो क्या हम इसमें जो क्रिमिनल लायबिलिटी है सबकी एक साथ ड्रॉ करेंगे. जो प्लेटफॉर्म यूज करा है, जो इंटरमीडिएरी है, एज पर द आईटी एक्ट, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ठीक है. और जो इसमें विक्टिम है, ठीक है, उसको लेके इंटेंट क्या था, है ना, पर्पस क्या था उस ग्रुप का, और जिसने पोर्ट्रे किया पब्लिक में, वो कौन से प्रोविजन को खींच के लेकर आता है इस एड को लेके, हमें वो भी समझना जरूरी है. ठीक है. सबसे पहले मैं इंटरमीडिएरीज की बात कर ले रहा हूं, जो थोड़ा अलग है, क्योंकि सब लोगों ने सारे प्रोविजंस बता दिए हैं ओवर द कंडक्ट ऑफ एन एक्ट, जो अटैच होंगे पॉक्सो के अंदर या फिर आईटी एक्ट के अंदर या फिर आईपीसी के अंदर. देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब 2000 में बना और उसके बाद 2008 में गाइडलाइंस आना शुरू हुई इंटरमीडिएरीज को, इसका मतलब यह है कि जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है जो अभद्र हो, ऑब्सीन हो, या फिर कम्युनल हेट्रेड से लबालोब हो, तो उसके ऊपर इंटरमीडिएरी की क्या जिम्मेदारी है. तो उसके लिए प्रोविजन आता है सेक्शन 79 और इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस 2011, उसका रूल 44. उसमें यह कहा जाता है कि अगर जो इंटरमीडिएरी है, अगर उसने वो ट्रांसमिशन इनिशिएट नहीं किया है, किसी भी तरीके से उस ट्रांसमिशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करा है, प्रोसेस नहीं करा है, और उसके कंट्रोल में नहीं है वो ट्रांसमिशन, उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का जिसके साथ एक एट्रीब्यूट अटैच है, तब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी. लेकिन गाइडलाइन के बेसिस पे, रूल 44 के बेसिस पे, अगर उस चीज को बताया जाता है इंटरमीडिएरी को कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई कंटेंट पड़ा है या फिर ऐसा कोई एक्ट है जिससे साथ अलग अलग कानूनी प्रोविजन अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ समबडीज कंडक्ट, इट शुड बी रिमूव्ड. सो विद इन 36 आवर्स दे हैव टू कंप्लाई विद इट. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तब उनके ऊपर भी वेरिएबल लॉज एप्लीकेबल होंगे इंडिया के, है ना, और वो भी लायबल बनाए जा सकते हैं इस एक्ट के अंदर. पहली चीज. दूसरा, अभी क्या हुआ कि मैं इस मुद्दे पे कल रात बहुत देर रात तक फैक्ट्स के ऊपर अपडेशन लेता रहा कि मुझे पता है ये पूरा मामला अभी डेवलप हो रहा है. मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ फैक्ट्स को भी. देखिए, जो बॉयज लॉकर रूम है, बॉयज लॉकर रूम के अंदर जो कन्वर्सेशन हुई, वहां पे किसी भी व्यक्ति या फिर जो बच्चे हैं, व्यक्ति कहना भी मैं बहुत गलत मानूंगा, इसमें बच्चे बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है वो कहती है कि बच्चे को अरेस्ट कर लिया, बच्चे को डिटेन कर लिया. ये बहुत गलत शब्द है. एक लाइन है जेम्स बॉल्डविन की, वो कहता है, इफ अ चाइल्ड लूजेस होप
देयर इज नो फ्यूचर फॉर द नेशन। बिकॉज हमें समझना पड़ेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हमें ट्रीट करना है हर एक बच्चे को। जैसे ही उस पर कोई भी प्रोसीडिंग शुरू होती है उसके अंदर बहुत क्लियर कट उन्होंने दो चीजें बोल रखी हैं कि जिन चीजों को हमें ध्यान देना है कि जब भी कोई भी बच्चा जिसके ऊपर जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, जो करेक्टली नीतू जी ने बताया कन्फ्लिक्ट इन लॉ है ना, उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है पब्लिक में मीडिया के द्वारा, और मीडिया भी लायबल होगी उसके अंदर अगर उसकी आइडेंटिटी पहचानी गई कि जिससे कि वो सोशली प्रताड़ित ना हो लोगों के द्वारा जो हो रहा है। पहली चीज स्टिग्मेटाइजेशन नहीं करना है बच्चे का। अब आप सोचो, आप इमेजिन नहीं करेंगे कल दोपहर में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली गुड़गांव में, इसको क्या हुआ, अटैच कर दिया गया इस इंसिडेंट के साथ, लेकिन उसका एक मीटू का केस था, कंप्लेन हुई थी, उसे लगा कि जब बॉयज लॉकर रूम में इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मीडिया डीशेमिंग हो रही है, उन्हें डर के मारे 11वीं मंजिल से कूद दिया वो। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो नींव है उसकी पूरी तुलना करी जाए तो कहीं भी पालन नहीं हो रहा है, ना ही मीडिया हाउसेस द्वारा, है ना ही स्टेटमेंट देते समय। और जबकि इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस बन रही हैं जो इन सब बातों को इतनी फ्रीली ओपनली बता रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटाइजेशन क्या होगा इस इंसिडेंट के बाद, पहली चीज। दूसरा, एफआईआर क्यों दर्ज हुई? इस ग्रुप के अंदर जो मेन ग्रुप एडमिन था वो 19 साल का था, इसलिए एफआईआर दर्ज हो सकती है। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर 27 लोग थे, 21 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 15 लोगों से क्वेश्चनिंग शुरू हो चुकी है। याद रखें, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन नहीं। ये बच्चे हैं, हमें याद रखना है, दिमाग में बैठाना है, ये बच्चे हैं। ठीक है, और मतलब पर्टिकुलर हेटरेट क्रिएट करने के लिए इवन तो मैं कहीं ना कहीं कंडेम करूंगा एट स्वाति मालीवाल जी का, उन्होंने जब लड़की की बात करनी है तो बोले बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, और जब लड़कों की बात आई तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लड़के थे, ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रखी। आप न्यूट्रलिटी मेंटेन रखिए। मैं गर्ल्स लॉकर रूम की बात नहीं कर रहा हूं, कौन क्या बात बोल रहा है, जो एक्ट है ऑफेंसिबल एक्ट है, अगर साबित होता है सजा भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इंटरमीडिएट्स की बात कर ली हमने, मीडिया एज अ पार्टी की बात कर ली, इसके अराउंड जो फैक्ट्स है वो बात कर ली। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो गैंग रेप की बात हुई थी वो ग्रुप में नहीं हुई थी, उस ग्रुप के 2 मेंबर्स के बीच में बात हुई थी एक अलग चैट पे। लड़कियों की फॉर्ज फोटो ग्रुप पे शेयर हुई, डेटा शेयरिंग हुई, ऑब्सीन कन्वर्सेशन जो हुई वो ग्रुप पे हुई। जो स्पेसिफिकली गैंग रेप को लेके या रेप करने को और टेक्निक्स ऑफ रेप को लेके जो बात हुई थी वो प्राइवेट चैट्स के बीच में हुई थी, जिसके स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में बाद में शेयर हुए। आता हूं मैं काजल जी, आता हूं अक्षय जी। हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ऐड के अंदर जो ऑफेंसेस ऐड कर कॉग्निजिबिलिटी वाली बात है। मेजरली जितने आईपीसी में ऑफेंसेस हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे ऑफेंस जो हैं कहीं ना कहीं जो सीरियस कैटेगरी से नीचे आते हैं, बिकॉज एक माइनर ऑफेंसेस हैं, सबके सब बेलेबल हैं, है ना। और इनके अंदर जो सजा है एट मोस्ट 3 इयर्स है। जो आईटी एक्ट में सेक्शन 67A है उसके अंदर एक शब्द यूज हुआ है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट नाम का पूरा प्रोसेस इस पूरे फैक्ट्स में कहीं था नहीं। ऑब्सीन मटेरियल था, देयर हैड बीन अ डिग्रेडेशन टू द इमेज, but there hadn't been any data in this entire conversation which happened on this locker room or the girls locker room or any communication which had happened which is coming over this news, that's why we are calling it an expose। उसके अंदर कोई भी sexually explicit conduct नहीं था। तो अगर आप डेफिनेशन प्रॉपर्ली देखेंगे तो 67A मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, 67 तक सीमित होना चाहिए। 67A को जैसे मैं बाहर करता हूं तो ये सारे के सारे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, अभी तक किसी का पास क्रिमिनल रिकॉर्ड मीडिया में नहीं आया है, तो ये बेलेबल ऑफेंस है ना। मेजरली कंपाउंडेबल है, 1-2 एड्स को लेके कंपाउंडेबल है, 1-2 एड्स को लेके, जो फॉर्जरी वाला है या फिर आपका रेपुटेशन हार्म को लेकर है वो कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है सर। अब इन चीजों को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्रिमिनलिटी शब्द यूज करना उन लोगों के लिए जो 18 से ऊपर है ठीक रहेगा, लेकिन मीडिया हाउस जब ये बोलता है कि इनका आपराधिक थॉट प्रोसेस है, क्रिमिनल इंटेंशंस हैं, तो आप क्या बच्चों को क्या प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं अगर आप उन्हें इस तरीके से ग्रिल करेंगे, इस तरीके से पोस्ट ट्रॉमेटाइज करेंगे? सो दिस शुड नॉट बी डन। ओके, थैंक यू अक्षय जी फॉर योर इनसाइट। काजल जी कुछ ऐड करना चाहती थी। जी काजल जी। सिंस अक्षय जी ने सब कुछ क्लियरली बता ही दिया है, बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जब प्राइवेट चैट में वो जो बात हुई तो इधर तो 120p भी आ जाना चाहिए। सिंस मुझे लगा पहले ग्रुप में हो रही है तो अभी किसी का कंसेंसस नहीं था, तो 120 भी इसीलिए एप्लीकेबल नहीं हुआ।
लेकिन अगर हम प्राइवेट चैट की बात कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा बता दीजिए, 120B क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। criminal conspiracy, it provides punishment for the criminal conspiracy, and criminal conspiracy is when two or more person agrees to do anything which is illegal, or any act which is not illegal but by illegal means. So Okay. I would like to add here 120B if they were agreed to that consensus. अगर प्राइवेट चैट में अगर उन्होंने एग्री किया है कि रेप होना चाहिए, गैंग रेप होना चाहिए, व्हाटएवर इट बी, तो 120B का यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोविजन। ओके, हाँ जी अक्षय जी। यहाँ पे मैं काजल जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, जो ग्रुप पे डिस्कशन हुआ था गैंग रेप को लेके या फिर एक ऐसी एक्ट को करने के लिए जो कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है या तहा उम्र कैद की बात करता है या सजाए मौत की बात करता है, जो इन बच्चों के लिए नहीं एप्लीकेबल है एज पर द जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, उसके अंदर एक का थॉट प्रोसेस था कि ऐसा करना चाहिए, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो दूसरा वाला मना कर रहा था। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कहीं ना कहीं सामने वाले का एसेंट नहीं आया था। मतलब मेरा बस आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, ये this is very much related to the fact of the case which will be taken in the trial. So we are not doing trial over here. हमारा पर्पस बस ये है कि हम जनता को बेसिक लॉ की समझ, एक समाज में समझ बन सके, हमारी सोच और हमारी कोशिश बस ये है। तो मैं इस पार्ट को कंक्लूड करते हुए कुछ सेक्शंस और उनका बेसिक बता के थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। सेक्शन 120 भी जैसा जी काजल जी ने अभी बताया, अक्षय जी ने उसको काउंटर किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। आप यदि कोई भी गलत इलीगल एक्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करें कि इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो इसमें आ जाए। सेक्शन 465 आईपीसी है, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी, फ्रॉड। आप यदि किसी की कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी गलत ढंग से उसको लेके इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्जरी में आता है, जिसके लिए आपको 2 साल की सजा और फाइन और दोनों हो सकते हैं। 469 जो है आपका फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेप्यूटेशन, जो इस केस में हुआ है, आपने किसी की इमेज, किसी की फोटो लेके उसको मॉर्फ किया किसी की दूसरे की बॉडी में और उसको शेयर किया तो रेप्यूटेशन हार्म की, इसके लिए आपको 3 साल की सजा और फाइन दोनों हो सकता है। 471 आईपीसी यूजिंग अ जेन्युइन, यानी कि आपने जेन्युइन फॉर्ज डॉक्यूमेंट, किसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट को एज जेन्युइन यूज करना, ये गलत है इस सेक्शन के तहत, जिसके लिए आपको 2 साल की सजा और फाइन और दोनों चीजें हो सकती है। 509 जैसा कि नीतू जी ने भी बता दिया था, काजल ने समझा दिया कि आप यदि किसी महिला के खिलाफ इंसल्टिंग शब्द यूज करें तो वो 509 में अपराध है, जिसके लिए आपको 3 साल की सजा हो सकती है। 354C, मैं ये समझाना चाहता हूँ, 354C और 354D हम बहुत आसानी से ले जाते हैं। 354C जो है वॉयरिज्म, यानी कि जब कोई भी महिला कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और उसको ऐसा लगता है मुझे अभी कोई नहीं देख रहा, यदि आप उसको वो एक्ट करते हुए देखें या उस एक्ट की फोटो लेके उसको ट्रांसमिट कर दें, तीनों चीज, या देखें या फोटो ले लें या उस फोटो को ट्रांसमिट कर दें, वो इस सेक्शन में यानी कि 354C में एक कानूनन अपराध है, जिसके लिए आपको पहली दफा ऐसा करने के लिए 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। यदि आप दूसरी दफा ऐसा काम करेंगे तो आपको 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है। 354D भी स्टॉकिंग, बड़ी हल्के में ले जाते हैं हम सब अपराध, इन सब चीजों को। ये स्टार्ट है एक अपराध की, किसी लड़की के पीछे कोई लड़का फॉलो कर रहा है, लड़की ने मना कर दिया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसके बावजूद भी उसके पीछे लगा हुआ है, इसे स्टॉकिंग कहते हैं, जिसके लिए पहली दफा अपराध करने के लिए 3 साल की सजा और फाइन, और दूसरी दफा अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 5 साल की सजा और फाइन है। और 2 लास्ट प्रोविजन में आपको आईटी एक्ट के बता के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है पहला 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग प्राइवेसी, सेम जो वॉयरिज्म में मैंने बताया। अब इसमें सजा है 3 साल की, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, 3 साल की सजा या फाइन या दोनों चीजें। और लास्ट है आपका सेक्शन 67 जो है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसके लिए आपको 3 साल की सजा, पहली दफा अगर आप करते हैं तो 3 साल की सजा और फाइन जो कि 5 लाख रुपए है हो सकता है, और दूसरी दफा अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 साल की सजा और फाइन जो कि अब 10 लाख रुपए होगा हो सकता है। और 67A जैसा कि अक्षय जी ने कहा, मुझे भी लगता है इसमें कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट नहीं थी। अगर कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्टिविटी वाला होता तो वो एक्ट में आता। शेयरिंग अ फोटो इज नॉट एन एक्ट। तो पहले पार्ट को हम यही कंक्लूड करते हैं एक थॉट के साथ। ये सच है कि इन बच्चों ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की, कुछ ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हुए जो समाज में ठीक नहीं मानी जाएंगी और कानून में भी ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ऐसे कौन कौन से राइट हैं जो इस पूरी एक्ट में वायलेट हुए, ऐसी कौन कौन सी ड्यूटी है जो इस एक्ट में लोगों ने फुलफिल नहीं की। इसी को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है वायलेशन ऑफ राइट्स एंड डिसरिगार्ड टू ड्यूटीज।
अब यहाँ सवाल ये है कि किस किस के राइट्स वायलेट हुए और कौन कौन से राइट वायलेट हुए, यदि हुए तो उसका क्या नुकसान है। दूसरी चीज ड्यूटीज, किस किस ने अपनी ड्यूटीज को डिसरिगार्ड किया और कौन कौन सी ड्यूटीज को डिसरिगार्ड किया गया। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हम दोबारा से नीतू जी के पास चलते हैं एक बार। नीतू जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू दीपक। जहां तक हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें आर्टिकल 51A जो हमारा सब क्लॉज ई है वो कहता है टू रनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी यही डिफाइंस हो जाती है, क्योंकि हमने इस तरीके के एक्ट, मतलब इन बच्चों ने इस तरीके की चैट जो फोटोज शेयर की है, मॉक फोटो शेयर की है, जिस तरह के चैट्स हैं इन लोगों के, उससे तो यही है कि इनकी एक सोच एक वीमेन के प्रति किस तरह की है, मतलब डेरोगेटरी जिसे कह सकते हैं, ये उस श्रेणी में आती है। और दूसरी हम बात करते हैं कि अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं टू रिपोर्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the special juvenile police unit or the local police in regard to such content being posted and shared in its platform, and the social media platform cannot stop at simply taking down the objectionable content। क्योंकि जिस तरह की का बात अभी अक्षय जी ने किया कि भाई इंटरमीडियरी का जो रोल होता है, तो एक रोल उसका ये भी है कि अगर इस तरीके का क्योंकि जो बच्चियों के फोटो शेयर किए गए वो सभी 18 साल से नीचे थी, तो इसलिए पॉक्सो इसमें क्यों लगता है, तो पॉक्सो के अंदर ये इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी बनती है कि इस तरीके का कंटेंट ये खुद ही, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाते हैं, तो ये खुद ही इनको ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाना चाहिए। तो एक ये ड्यूटी इनकी है जो कि इनको हटाना चाहिए था। और अगर हम कहें कि अगर हम आगे बात करें ड्यूटी के रिगार्ड में, तो इसमें एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड होता है डॉक्सिंग। अगर आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना हो, जो कि एक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ समवन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन यूजिंग यूजुअली विद द इंटेंट ऑफ इंसाइटिंग हैरेसमेंट इन रियल लाइफ और विद मैलिशियस इंटेंट। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें इन बच्चों का जो इंटेंट था इस तरह का फोटोज शेयर करने का, क्योंकि इसमें से कुछ फोटोज उन लड़कियों के थे जो इनकी पीयर ग्रुप की मेंबर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अननोन लड़कियों के फोटोज शेयर किए गए हैं, लेकिन कुछ इनकी अपनी ही साथी थी। तो इनका क्या इंटेंट था, इंटेंट तो देखना हर एक क्राइम में, देखिए क्राइम इनको हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो भी एक्ट हुआ है इसमें एक ये ड्यूटी हमारी ये भी बनती है कि इनका इंटेंट जाने। और ये जो डॉक्सिंग हुई है उनका क्या इंटेंशन था, क्या मैलिशियस एक्ट था, या मतलब इन्होंने सिर्फ एक शरारत में किया है, किस तरीके का किया है, ये भी एक समाज की ड्यूटी भी है एक तरीके की, मतलब हम इनकी तह तक जाएं चीजों। तो एक इस तरीके से इंटरमीडियरीज की, गवर्नमेंट की, समाज की, सभी की ये ड्यूटी है कि इस तरीके के एक्ट नहीं होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। अब हम इसी मुद्दे को लेके अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास चलते हैं, अक्षय जी के पास। अक्षय जी, जैसा कि नीतू जी ने इंटरमीडियरी जो है हमारी, जैसे कि फेसबुक है इस केस में, या अदर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे हैं, थोड़ी आप इंटरमीडियरी की डेफिनेशन भी बता दीजिएगा, वो हैं, तो उनकी ड्यूटी के विषय में बताया। मैम ने हमें डॉक्सिंग के बारे में बताया, मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से एक सोशल ड्यूटी का भी वायलेशन हुआ है यहाँ पे, कि उन बच्चों की जो इंटेंशन थी। तो आपके हिसाब से इस पूरे इवेंट में ऐसे कौन कौन से राइट्स, और मेरा सवाल दोबारा से एक इम्पोर्टेंट ये है कि किस किस के राइट्स का वायलेशन हुआ है और कौन कौन सी ड्यूटीज का वायलेशन हुआ है। ओवर टू यू सर। दीपक जी, सबसे पहले बात यह है कि आपको मैं समझाना चाहूंगा, जो विक्टिम है उसके भी राइट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट इन लॉ में है जो व्यक्ति विशेष, उसके भी राइट्स हैं, जो इंटरमीडिएट है उसके भी राइट्स हैं। आपको समझना होगा, बिकॉज इसका मतलब नहीं है अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके सारे संवैधानिक हक खत्म हो जाते हैं। इस बात में मैं उम्मीद करता हूँ कोई मना नहीं करेगा मुझे, है ना। उसको जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो कैसे ट्रीट होगा, बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, वो राइट्स खत्म नहीं हो जाते, एक्सटिंग्विश नहीं हो जाते। तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होगी। सिर्फ ये इंसिडेंट आज का नहीं है कि भाई आज हुआ, आज क्रिटिसाइज कर लेते हैं, है ना, और बात खत्म कर देते हैं। तो हमको यहाँ पे राइट्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने होंगे कि
जहां पे हम एक लीगल राइट जो स्टैट्यूट या फिर संविधान के द्वारा दिए गए, यहाँ पे मॉरल राइट्स और सोशल राइट जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं, जो हम एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं समाज के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, टीचर के साथ, अध्यापक के साथ। तो हम उस श्रेणी में बात करेंगे। मैं बहुत छोटे में समझाऊंगा, लेकिन दीपक जी आपके सवाल का मैं उत्तर दे दूं, इंटरमीडिएटरी होता क्या है। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज W के अंदर इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन दे रखी है। मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं। इंटरमीडिएटरी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मींस any person who on behalf of another person receives, stores or transmit that record or provides any service with respect to record and includes telecom service providers, network service providers, internet service providers, web hosting service providers, search engine, etc., as well as cyber cafes. So it means कोई भी एक व्यक्ति जो दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा एक्सचेंज हो रहा है, उस डेटा को रिकॉर्ड करे, स्टोर करे और ट्रांसमिट करे एक कोने से दूसरे कोने तक, और उस डेटा से अटैच जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए उस डेटा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसमें हेल्प करे या फैसिलिटेट करे, वो एक इंटरमीडिएटरी है। लेकिन अगर इंटरमीडिएटरी किसी भी मोमेंट में इस डेटा को खुद से इनिशिएट कर दे, मान लीजिए दीपक जी मुझे आपको मैसेज लिखना था, मैंने सिर्फ अपने फोन में टाइप करा और वो मैसेज आपको मैंने भेजा नहीं, लेकिन इंटरमीडिएटरी क्या करे, मेरा सर्विस प्रोवाइडर वो अपने आप ही भेज दे आपको मैसेज, तो वो वायलेशन में आ गया गाइडलाइंस के। अब मान लीजिए इंटरमीडिएटरी क्या कर रहा है, मेरे फोन के अंदर आपको लेके कुछ कंटेंट था जो उसके सर्वर पे स्टोर था, थोड़ा अभद्र कंटेंट था, इंटरमीडिएटरी क्या करे, वो लीक कर दे उसे, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली जब तक इंटरमीडिएटरी इस डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ अपने पार्ट से नहीं करता है, तो सेक्शन 79 के सेफ हार्बरिंग में वो इंक्लूड हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के। यहाँ पे ये बात आ गई। अच्छा, मेरे लिए मैं थोड़ा सा विक्टिम की साइड से बताना चाहूंगा इस समय कि उनके क्या राइट्स हैं या फिर उनको किस तरीके से हमें देखना जरूरी है, उनके राइट्स का कैसे वायलेशन हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में। उन्होंने जो करा वो एक सिनेरियो फैक्ट है, उसके ऊपर ट्रायल होगा, उन्हें सजा मिलेगी, और जो भी सजा डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा या फिर चाइल्ड कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आगे की बात है, वो एजुकेशन का मैटर होगा, उसमें मैं टिप्पणी बाद में दूंगा। जो उसके राइट्स हैं, तो मैं कुछ पार्ट्स बोल रहा हूँ। सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस कोड का जो है वो आपको स्पेसिफिकली जनरल प्रिंसिपल्स बताता है, जब ऐसे बच्चों को आप ट्रीट करें तो किन किन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इन लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ फॉलो करना जरूरी है ना। जब भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशल एक्शन हो रहा हो ऐसे बच्चों के खिलाफ, उनके बारे में जब बच्चों की बात कर रहा हूं जो 16 साल से नीचे हैं, उनका बेस्ट इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हमें ये न्यूज या ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी। वहां पे उनका राइट वायलेशन हुआ। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सेमेंटिक्स जो है, कोई ऐसे शब्द यूज ना करे जाएं या फिर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब ट्रायल शुरू होना है या फिर बोर्ड के सामने उन्हें आना है, जब एप्रीहेंड करना है, कि उनकी पब्लिक इमेज जो पोस्ट ट्रॉमा है वो इस तरीके से हो जाए कि वो लाइफ स्पेंड ही ना कर पाए। राइट, देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अटैच्ड टू दीस चिल्ड्रंस। कई बार ये बात भी हुई कि ये बच्चे अमीर परिवारों से हैं, है ना, एक अच्छी सोसाइटी से आते हैं, तो इनके पास सारे ऐशो आराम है, शौक हैं, तो हम वहीं पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि क्लास में जो अमीर बच्चों के बेटे हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो हमने इक्वालिटी तो वहीं खत्म कर दी, उनके राइट्स वहां पे वायलेट हुए। तो हमें ये वाला पार्ट, और एक सबसे जरूरी चीज जो थी इस पूरे प्रोसेस में, जिस प्रिंसिपल का बिल्कुल सरे तौर पे वायलेशन हुआ, यहाँ पे कहीं भी किसी के भी शब्दों में जब ये खबर बाहर आई या फिर जब ये इंफॉर्मेशन शेयर हुई, किसी के भी शब्दों में ये नहीं था कि हाँ फिर से सुधरने का मौका मिलना चाहिए इन्हें, या फिर एक और चांस मिलना चाहिए, गिविंग देम अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे ये अप्रोच नहीं था, सबका ये मतलब था कि ऐसे लोग जेल के पीछे होना चाहिए। इसका मेजर कॉज जो आता है वो ड्यूटीज पे आता है। हमने राइट समझ लिया, अब हमें समझना पड़ेगा इन विक्टिम्स, स्पेशली इन विक्टिम्स को लेके, है ना, इसके पीछे अटैच ड्यूटीज क्या थी, जो ऑफेंडर्स थे या फिर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट थे। यहाँ पे ड्यूटीज किसकी आती है, यहाँ पे ड्यूटीज आती है आपके पेरेंट्स की, टीचर्स की और आपके पीयर्स की, बिकॉज जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपके साथ किस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कैसे फिल्टर्स यूज करते हैं, तो उनके ड्यूटीज में नेग्लिजेंस थी। पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स आज जो स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि बहुत क्लासिकल केस है कि व्हेन यू आर बिलोंगिंग टू अ हायर क्लास ऑफ सोसाइटी, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस शो कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज में, उन्होंने आउटसोर्स कर दी है अपनी ड्यूटी। बच्चे का खाना आया देखेगी, स्कूलिंग टीचर देखेगा, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स टीचर है। तो पेरेंटिंग रोल जो है, अथॉरिटी रोल जो है, जहां पे पैसे नहीं जाते,
वो खत्म हो गया, क्योंकि बाकी बच्चे के दिमाग में होगा कि बाकी जो लोग हैं जो आउटसोर्स है वो तो पैसे से आए हैं, आज ये नहीं तो दूसरा आ जाएगा। तो कहीं भी डिटरेंस नहीं है, कहीं भी साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस नहीं है। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति ऑब्जेक्टिफाइड है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड, बट यू कैन नॉट रिप्लेस योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट रिप्लेस योर फ्रेंड्स, they can be there but they have to be friends, because जो एक सोशल कल्चरल बॉन्डिंग होती है इंसान और इंसान के बीच में, अगर उसका रिश्ता सिर्फ पैसे से है तो वो ऑब्जेक्टिफाई होगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा लाइफ में। तो यहाँ पे ड्यूटीज में नेग्लिजेंस आया इन लोगों के द्वारा जो ऐसे बच्चों की सोसाइटी में चारों ओर घूमता है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। अब बात आती है विक्टिम्स के राइट्स को लेके। विक्टिम के राइट्स को लेके नीतू जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात भी आती है, सिविल लिबर्टीज की बात भी आती है, फिर ये बात भी आती है कि आज हम वो दुनिया हो रहे हैं जो LGBTQ को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम किस तरीके की हमारे सिविल लिबर्टीज हैं, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारे विचार, जहां जहां कह लीजिए लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं महीनों महीनों, JNU के स्टूडेंट मेहनत करके स्ट्राइक पे बैठते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीज को डिफेंड करने के लिए, उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो डीप रूट कॉज है राइट्स का वो वायलेट होता है जब एक कोई भी व्यक्ति, भले लड़का हो या लड़की हो या बच्चा हो या छोटा लड़का हो, तो उनके राइट्स जो इन्वॉल्व हैं सिविल लिबर्टीज के फॉर्म में, जिनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, एक तरीके से हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इवन तो हम बड़े लोगों के राइट्स बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो उनका वो राइट्स का वायलेशन है इस पूरे प्रोसेस में। इस एक्ट के अंदर क्या वायलेशन हुआ वो एक अलग सिनेरियो है, वो क्रिमिनल नजरिए से आप देख सकते हैं, लेकिन जो सोशल और मॉरल राइट्स है उनका वायलेशन बहुत पहले से शुरू हो गया, जब वो 8 साल के थे या 6 साल के थे। ओके ग्रेट, थैंक यू अक्षय जी। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं हम काजल जी के पास। काजल जी, जैसा कि नीतू जी ने भी बताया विक्टिम्स के राइट्स का क्या वायलेशन है, ड्यूटीज का कैसे डिसरिगार्ड हुई है, अक्षय जी ने भी बताए बहुत से राइट्स एंड ड्यूटी। तो हम 3 परिप्रेक्ष्य लेते हैं, मैं एक और परिप्रेक्ष्य डालता हूँ, एक और एंगल डालता हूँ इसमें। विक्टिम्स के राइट की हमने बात की, विक्टिम्स की ड्यूटीज की भी बात कर सकते हैं हम चाहें तो, आप एक्यूज के राइट की बात कर ली, एक्यूज की ड्यूटी की बात कर ली, तो यहाँ पे, और हमने पेरेंट्स एंड सोसाइटी के ड्यूटी की बात कर ली। तो यहाँ पे कहीं पे आपको नहीं लगता पेरेंट्स या टीचर्स जो हैं उनके भी राइट का कहीं वायलेशन हुआ? क्या कोई ऐसा कोई राइट आपको लगता है? अब थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को समझाइए प्लीज। एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो भी हमारी जनता हमें देख रही है, आप लोग हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं यदि आप चाहते हैं। हमारे तीनों पैनलिस्ट, अगर आपको लगे मैं कोई सवाल का जवाब दे सकता हूँ तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आप अपने सवाल अगर फेसबुक में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, हम पूछ सकते हैं। ओवर टू यू काजल। सबसे पहले तो मैं ड्यूटीज़ को ही ऐड करूँगी, जैसे कि नीतू मैम और अक्षय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम कहीं ना कहीं वो सिविल ड्यूटी तो भूल ही गए कि हमें रिस्पेक्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, सिविल ड्यूटी भी तो है ना कि आप रिस्पेक्ट कीजिए। मैं सिर्फ एक लेडी की नहीं कह रही, सबकी कह रही हूँ। सबकी रिस्पेक्ट जो है कंपल्सरी क्या मतलब मॉरल ड्यूटी है आपकी, सिविल ड्यूटी है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और सेकेंड थिंग, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो विक्टिम का राइट टू प्राइवेसी तो वायलेट हो ही रहा है। इसी वजह से हमारे जो इतने भी प्रोविजन एप्लीकेबल हुए हैं 509 और IT एक्ट और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो विक्टिम का राइट तो वायलेट हो ही रहा है, राइट टू प्राइवेसी। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगी कि जो वुमेन का ह्यूमन राइट है, राइट टू बी अ ह्यूमन बीइंग, वो तो कहीं हमने डिस्कस किया ही नहीं। मतलब अगर वो लड़की पैदा हो रही है उसके बाद क्या, उसको एज अ विमेन तो ट्रीट ही नहीं कर रहे, उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। जब भी उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है उस ग्रुप में, जो भी हुआ ऑब्जेक्टिफिकेशन इसीलिए ट्रीट हुआ क्योंकि वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं उस चीज को। शी इज नॉट अ चीज, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए इसे। एक लेडी है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, नॉट ओनली लेडीज, सबकी। और डिग्निफाइड लाइफ का भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ही बोला हुआ है कि अगर लाइफ को जीने का अधिकार है का मतलब होता है कि आप उसको फुली और कंपैशनेटली उसे जिए, ऐसे नहीं कि ऊपर से आप जी रहे हैं उसको कुछ भी, तो ऐसे नहीं होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आऊँगी तो कहूँगी कि टीचर्स ने कहीं ना कहीं तो लैक किया है कि इंटरेस्टिंग एजुकेशन नहीं था टीचर्स का। जो बॉयज़, मतलब जो भी बॉयज़ और गर्ल्स जो भी है, जो इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन पैटर्न कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। या फिर हम अगर बात करें तो सेक्स एजुकेशन पे भी हमें बात करनी चाहिए। पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है, जो भी अगर किसी का राइट है तो उसकी ड्यूटी भी है साथ में, तो उसको कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन मुझे लगता है कि कंपल्सरी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव जो भी हमें पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, उसको हटा के पूरी एजुकेशन उसकी मॉरल और उसकी मेंटालिटी
जो भी एसोसिएटेड है इसके साथ वो हमें पढ़ाना चाहिए। और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्रिमिनलिटी कैसे क्रिमिनल बनता है, कि कैसे उसका सुपर ईगो जो है कंट्रोल करता है ईगो को और इड को। ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी। उन्होंने सिंपल वे में कहा है कि 0 to 6 ईयर का जो चाइल्ड है उसका माइंड फुल्ली डेवलप हो जाता है टिल 6 years ऑफ एज। उसके बाद जो भी होता है वो अपने आप देखता है। 6 years ऑफ एज तक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसकी उसको मतलब अपब्रिंगिंग में। तो मैं बस यही ऐड करना चाहूंगी। ओके और ओके, थैंक यू वेरी मच नीतू जी। तो नाउ जैसा कि नीतू जी ने बता दिया, काजल जी ने बताया राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, अक्षय जी ने बताया, तो टू सम अप एंड टू ऐड वन और टू थिंग्स, आई वुड से इस पूरे इंसिडेंट में जो जो राइट का वायलेशन हुआ, तो सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो गया। उसके बाद दूसरा राइट टू रेपुटेशन का वायलेशन हो गया। जो अब जो विक्टिम थे उनकी भी रेपुटेशन का है, यदि जो एक्यूज्ड हैं उनकी भी, अगर आप जैसा कि जेजे एक्ट है, स्पेशली जेजे एक्ट में मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चा है तो उसकी भी, अगर उसे सजा मिलने के बाद वापस, जेजे एक्ट का मकसद ही है सोसाइटी में वो इन्वॉल्व हो सके, वापस एक अच्छे इंसान की तरह जी सके। तो यदि आपने उसको इतना, जैसा कि अक्षय जी ने बहुत अच्छे से समझाया, उसको आपने इतना बदनाम कर दिया, उसकी इतनी शेमिंग कर दी कि वापस वो सोसाइटी में सर उठा के जी ही नहीं सकता, तो हमने अपनी सोसाइटी से एक योद्धा खो दिया, मुझे लगता है। तो एक ये हो गया हमारा, इसका वायलेशन हो गया। साथ में पेरेंट्स का भी राइट का वायलेशन हुआ, जो है राइट टू रेप्यूटेशन। हर पेरेंट को राइट टू रेप्यूटेशन है। यदि उनके बच्चे ने कोई गलत काम किया तो बिल्कुल मैं मानता हूँ पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में कोई कमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि वो जो एक्ट कर रहे हैं सिर्फ उन पे इम्पैक्ट नहीं करती, उनके माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली को इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे उसका भी वायलेशन हुआ। लास्ट में ड्यूटीज पे अगर हम बात करें, एक ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 कैपिटल ए स्मॉल ए, वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स टू अबाइड बाय द लॉ। तो जो भी लॉ बने हैं हमें उसको अबाइड करना ही है, ये हमारी ड्यूटी है। तो आपने देखा कितने सारे लॉज का वायलेशन। और एक ड्यूटी जो मुझे लगता है ऐड करनी चाहिए, वो है आर्टिकल 51 कैपिटल ए स्मॉल के। वो क्या है? वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की ये ड्यूटी है, गार्जियन की या पेरेंट की, कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे। एजुकेशन से मतलब ये नहीं कि मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में भेज दो। एजुकेशन से मतलब है मोरल एजुकेशन भी, आप उसको मोरली अपब्रिंग तो करो उस ढंग से। और लास्ट में मैं कहूंगा सोसाइटी एज अ होल, एक ड्यूटी हमने बहुत इंपॉर्टेंट मिस की, वो ये की कि हम सोसाइटी में नॉन सेंसिकल स्टफ को तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है, गैंग बैंग। एक मूवी में बहुत गैंग बैंग करते हैं, इसका चला था बहुत, और उसको हमने बहुत इंजॉय किया, अपने बच्चों के साथ देखा भी, उसको लोगों ने शेयर भी किया। अब आज जब इन्हीं बच्चों ने गैंग बैंग की बात की, हम ये समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट होता है। एज अ सोसाइटी हमें तभी स्टॉप करना चाहिए था गैंग बैंग की क्या है। तो मुझे लगता है ये डिस्कोर्स सोसाइटी में होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोसाइटी कल्चर को सेलिब्रेट नहीं करती, हमारी सोसाइटी हमारे कंटेंट को भी सेलिब्रेट नहीं करेगी उस ढंग से। जो ऑडियंस देख रही है उन तक ही है, उसके अलावा किसी को मतलब नहीं, ये चार लोग बैठ के क्या बात करें। तो हमें ये चूज करना होगा कि कौन सा कंटेंट हमें सेलिब्रेट करना है और कौन सा कंटेंट हमें सेलिब्रेट नहीं करना। तो इन्हीं रिमार्क के साथ अपने लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक जो है आज का, वो इस विषय पे है कि ये जो हमने राइट्स ड्यूटीज की बात कर ली, लॉ का वायलेशन हो गया उसकी बात कर ली, लेकिन यहाँ पे रोल ऑफ अथॉरिटी क्या है, जो जो अथॉरिटीज हैं उनका क्या रोल है, और सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अथॉरिटीज जैसे लेजिस्लेशन, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, अक्षय जी भी थे उस वक्त हमारे साथ, कि हमारा जो स्टेट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है। तो क्या यहाँ पे कोई कानून की कमी है, कोई कानून ऐड होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में या अदरवाइज। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है। फिर एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो है भी कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे जहां तक लगता है मैंने कोई स्टेटमेंट अभी तक उनकी नहीं सुनी। इतना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये मेरे या उनके बच्चे नहीं, ये देश के बच्चे हैं। उसके बाद डीसीडब्ल्यू, अब जो दिख रहा है वो इतना ज्यादा दिख रहा है कि वो कुछ भी कह रहे हैं, मतलब जैसा अक्षय जी ने अभी बताया, आप उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई चीज कहनी चाहिए। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट जस्ट फॉर वुमेन। वो चाइल्ड, जो आप बच्चे हैं जो 15 साल के, उनका भी ध्यान रखिए। और वुमेन तो देश को बनाती है, घर को बनाती है, देश को बनाती है वुमेन। उसके बाद एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर पे हमें अच्छे से काजल जी बताएंगी। और जुडिशरी का क्या रोल है। इन सब अथॉरिटीज के रोल और सोसाइटी के रोल को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अक्षय जी के पास, वो हाथ भी उठा रहे थे अपना। तो अक्षय जी प्लीज, ओवर टू यू। दीपक जी, इस चीज पे मतलब मैं ऐड करना चाह रहा था कि जब आप बात कर रहे थे
वुमेन कमीशन को लेके। एक्चुअली मैं उसमें एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाह रहा था। एक कहावत है कि अगर कुछ जानना है तो इंसान से पूछिए, पर कुछ करके दिखाना है तो एक औरत से पूछिए। ठीक है, तो ये सवाल है, इफ यू वांट समथिंग टू बी डन, द वुमेन्स आर द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज उनका मोटिवेशन स्केल और उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होता है और एग्जीक्यूटेबल होता है एज कंपेयर टू द अप्रोच ऑफ मेन। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस वेरी मोमेंट इट इज नॉट द इक्वालिटी वी आर सीकिंग। इक्वालिटी का एब्सोल्यूट टर्म होता है, it is more about the balancing of things, of what you have the best with you and what the other have the best with him or her, right? So it is a balancing of concepts here, balancing of the society. अगर हम यूटोपियन सोसाइटी में होते तो हम इक्वालिटी की बात कर लेते कि हर रूप से, हर मात्रा में हर चीज बराबर होनी चाहिए। अभी हम उससे बहुत दूर हैं। 2000 साल हो गए, अभी नहीं पहुंचे हैं वहां पे, मतलब एज पर द इंग्लिश कैलेंडर और हिंदू इतिहास के पास हिसाब से 9000 साल हो चुके हैं। सो इन जनरल मैं बताना चाह रहा था। पहले मैं मतलब अभी पहले मैं काजल जी के व्यूज सुनना चाहूंगा इस चीज पे, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड हर ओपिनियन ओवर इट बिफोर कमिंग टू माय पार्ट। दीपक जी, इफ इट्स पॉसिबल। अगर आप कर दें सर तो बेहतर होगा, क्योंकि काजल जी नेक्स्ट हैं, क्योंकि नीतू जी 2 बार पहले बोल चुके हैं, तो मैं चाहता था एक बार आप, यदि आप चाहें तो मैं काजल जी के पास चला जाता हूं। कोई बात नहीं, ओवर टू काजल जी। आप ही इस मुद्दे को ओपनिंग कि जैसे मैंने बता दिया, अथॉरिटीज आपने सुन लिया, तो आप अथॉरिटीज की क्या रोल है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, इस पे आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जैसे आपको काउंटर ही करूँगी कि आपने बोला कि डीसीडब्ल्यू ने एक्ट मतलब किया, एनसीडब्ल्यू का नामो निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है एनसीडब्ल्यू। तो मुझे लगता है जब डीसीडब्ल्यू ने एक्ट कर लिया है तो एनसीडब्ल्यू को भी उसी चीज को सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेके क्या मिलेगा, क्योंकि एनसीपीसीआर ने भी इसको ले लिया है मैटर को। तो वही सारी अथॉरिटीज एक ही काम थोड़ी करेंगी। मतलब ठीक है, एक अथॉरिटी ने ले लिया, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ सकता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी लाइक दैट, कि कुछ तो एटलीस्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था। आई एग्री, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी सुयो मोटो कॉग्निजेंस दोबारा लेते। डीसीडब्ल्यू की ड्यूटीज जो है 1994 के एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि डीसीडब्ल्यूडी का फंक्शन क्या है। इनका यही है कि अगर सुयो मोटो जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या अगर कोई इनको इंफॉर्मेशन खुद से मिलती है या फिर इनको प्रोवाइड की जाती है, सिंस मैटर वाज इन पब्लिक डोमेन, तो इन्होंने खुद से सुयो मोटो टेक कॉग्निजेंस लिया। सेम एनसीपीसीआर ने भी लिया। एनसीपीसीआर इज नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जैसे एनसीपीसीआर है, ऐसे ही स्टेट कमीशन का भी पीसीआर होता है। एज एनसीडब्ल्यू ने कुछ नहीं किया, स्टेट कमीशन का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इनका भी यही है कि अगर कोई खुद से ये संज्ञान ले सकते हैं इस मैटर पे, तो इन्होंने भी खुद से अपना सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और आगे पुलिस को और इंस्टाग्राम को, दोनों को इन राइटिंग इन्होंने लिखा है कि आप इन पे जो भी आगे कार्रवाई होती है वो कीजिए। और पुलिस ने जो है एप्रीहेंड किया है, अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, एप्रीहेंड करके उसको आगे जो भी ऑब्जर्वेटरी होम्स होते हैं उन्हें वहाँ पे भेज दिया। कल के न्यूज़पेपर में यही रिपोर्टिंग थी। और सेकेंड थिंग इज अथॉरिटीज में पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि उनको जो है फेयरली इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे सिंस जुवेनाइल्स भी हैं और एडल्ट्स भी हैं, तो एडल्ट्स के केसेस में वो जो है इन्वेस्टिगेशन जो है फेयरली करे, विमेन्स पर्सपेक्टिव से ना ही करे सिर्फ, क्योंकि ये जो है विक्टिम्स ये खुद भी हैं, पेट्रियार्की के विक्टिम है ये। जैसे हमारी सोसाइटी ने बनाना चाहती है वो इसी चीज के विक्टिम है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ विमेन्स ही विक्टिम है, दे आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दिस सोसाइटी। सो मैं कहूँगी पुलिस को यहाँ पे जो है फेयरली एक्ट करना होगा। और यही सब है सब। ओके, थैंक यू वेरी मच काजल जी। अब एक बार मैं नीतू जी के पास चलूंगा। नीतू जी, एक हमारे दर्शक ने, ओमी तिवारी जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो मोरल एंड रिलीजियस वैल्यूज हैं हमारी लाइफ की, वो हमें बच्चों को इम्पार्ट करनी है, उनको देनी स्टार्ट करनी होंगी, और उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, और ये चीज स्कूल में भी होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है हमारी लेजिस्लेचर को, स्टेट की या सेंटर की, इस पे कुछ स्टेप लेना चाहिए? और बाकी जो टॉपिक है उस पर आपका मत हम जानना चाहेंगे। थैंक यू दीपक। और आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं स्कूल और स्कूल से भी पहले घर, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसी के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन जहां तक आप कहें कि हमारा घर भी एक लेजिस्लेचर ही चलाएगा, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो तो एक डिक्टेटरशिप टाइप हो जाएगा। फिर हमारी डेमोक्रेसी क्या, हम घर के अंदर कैसे रहते हैं, ये तो हमें लेजिस्लेचर नहीं बता सकता।
और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से इस बारे में शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं खुद एक मदर हूँ। मेरी एक डॉटर है 13 इयर्स की। तो आप ये सोचिए कि जब इस तरीके के कोई इंसिडेंट एक माँ न्यूज़पेपर में पढ़ती है या जानती है तो वो कैसा महसूस करती है। और एक छोटी-सी चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस इंसिडेंट की बात अपनी मम्मी से कही, तो उन्होंने बोला, "मुझे इसीलिए कोएड स्कूल पसंद नहीं है, लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में जाना चाहिए।" हालाँकि मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड है, लेकिन क्योंकि हर एक इंसान अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर इस तरीके की चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं, तो इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट लड़कियों पे पड़ता है, क्योंकि उनका स्फीयर वैसे ही बहुत छोटा है। माँ-बाप उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते घर से और उनके ऊपर हर तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और उसमें अगर हम विक्टिम देखें, मैं मानती हूँ सब बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज़्ड होते हैं, वो लड़कियाँ हैं। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए कह रही हूँ जिस तरीके का मेरी मॉम ने मुझे इस बारे में बोला। दूसरी बात ये है कि आप घर में एक बच्चा जब 6 साल, 5 साल का होता है, वो तब स्कूल जाता है और आज के टाइम में जब वो स्कूल जाता है, इस घर से ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुका होता है। एक लड़के को ये पता होता है कि वो अगर उसकी बड़ी बहन है, चाहे छोटी बहन है, घर का वो बॉस है। बॉस इन द सेंस अगर उसके माँ-बाप को कोई सलाह लेनी होती है, तो वो अपने बेटे से सलाह लेते हैं। चाहे बेटी कितनी भी पढ़ी-लिखी हो, समझदार हो, लेकिन बेटी से कभी सलाह नहीं ली जाती, बेटों से सलाह ली जाती है। तो ये जो हमारी सोच है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में, जो हमें बहुत ही बचपने से देखने को महसूस करते हैं कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। आज भी हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं, "अरे! ऐसे कैसे खड़ी थी? ऐसे कैसे बोल रही थी? ऐसे क्यों कर रही थी? ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए?" ये सोच पहले भी थी, ये सोच आज भी है। सबसे पहले हमें अपने घर को सुधारना पड़ेगा। ये जो हम मोरल ड्यूटीज की बात करते हैं ना, ये सबसे पहले पेरेंट्स पे आती है कि वो अपने बच्चे को एक जैसा पाले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। जितने उपदेश हम अपनी लड़कियों को देते हैं, अगर उससे आधे उपदेश भी अपने लड़कों को दें, तो शायद इस तरह के कि इंसिडेंट जो हमारे हिस्ट्री में हम कह रहे हैं कि आप देखेंगे कोई नया तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अलग नया हो सकता है, लेकिन ये इंसिडेंट नया नहीं है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हम तभी कम कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों, लड़का और लड़की दोनों को समान भाव से समझाएं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट क्या होती है। अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो आप बड़ी बहन उसे भैया कह के करे, उसका सारा काम वही करे। तो ये कहीं मुझे लगता है कि ये जो पेट्रियार्कल सोच है हमारे फैमिलीज में, इसको कहीं ना कहीं हमें बदलना होगा। और दूसरी बात, जहां तक बात आती है स्कूल्स की, तो बिल्कुल सही बात है। स्कूल्स की भी मोरल ड्यूटी है कि वो टीचर्स जो हैं, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती हैं। आप छोटा-बड़ा ये मत कीजिए कि भई आप लड़कियों को इस तरीके की शिक्षा देंगे या उनको बोलेंगे कि आप अपने आप को सुधारो। आपको लड़कों को भी बोलना चाहिए। हम बहुत सी लड़कों की बातें ये बोल के टाल जाते हैं, दे आर बॉयज़, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं। ये जो सोच है कि लड़का ऐसे कर सकता है, ये उसका अधिकार है करना। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें इसमें बदलाव लाना है, जो कि हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हमसे जो भी हम लोगों की बातें सुन रहा है, अगर वो किसी भी हद तक सहमत है मेरी इन बातों से, तो अगर वो अपने घर में अपने ही बच्चों से इम्प्लीमेंट करे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे, अगर वो लड़का है और अपनी बहन के साथ वो बराबरी का व्यवहार करे, अपने पीयर ग्रुप के साथ बराबरी का व्यवहार करे, तो मुझे लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स कम होंगे। लेकिन सिर्फ लेजिस्लेचर से हम कहें कि आप आइए हमारे घर में मोरल ड्यूटीज लगाइए, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि सही है। हाँ, अब मेरी आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, माफ़ी चाहूँगा मैं। धन्यवाद नीतू जी। तो जैसा कि नीतू जी ने बताया बहुत अच्छे से, इक्वालिटी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इक्वालिटी उन्होंने कहा कि घर पे भी होनी चाहिए। घर पे से हमें, क्योंकि जो भी चीज़ स्टार्ट होती है, बदलाव जो है खुद से आता है और खुद हमारा घर है। तो इस विषय पे नीतू जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया। अब अगले लास्ट स्पीकर, हमारे लास्ट टॉपिक के लास्ट स्पीकर के पास जाने से पहले मैं, काजल जी ने एक बिंदु उठाया था एनसीडब्ल्यू और डीसीडब्ल्यू पे, मैं उसका
उस पे मैं काउंटर देना चाहता था कि डीसीडब्ल्यू जो है वो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, ये वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रही है। जब इतना बड़ा मुद्दा, जब देश का भविष्य स्टेक पे है, और ये कोई दिल्ली की बात नहीं, जैसा कि नीतू जी भी कह रही हैं, ये तो डिजिटल मीडियम में पहली दफा हुआ है और न्यूज में पहली दफा है, हुआ भी पहली दफा नहीं होगा, न्यूज में पहली दफा है, तो ये देश भर में हो गया। तो मुझे लगता है इसको देश भर पे करने के लिए एनसीडब्ल्यू को एक्टिव होना ही पड़ेगा। ये मेरा मत है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीडब्ल्यू अभी तक सोया हुआ है, मेरा मत नहीं। अब हम अक्षय जी के पास जाएंगे। अक्षय जी, हमारे व्यूवर ने एक सवाल हमसे और किया है, और बहुत एप्ट सवाल है मुझे लगता है आपके लिए, आपसे पूछने के लिए। उन्होंने कहा है कि जब हम आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करते हैं, और नीतू जी ने भी इक्वलिटी के विषय में हमें बताया, तो जब गर्ल्स कॉमन रूम का मुद्दा आ गया और जब हमने पाया कि वहां पे भी ऐसी एक्टिविटी हुई है, लेकिन बॉयज कॉमन रूम को इतना हाइप दिया और वहां पे उनको अरेस्ट किया, उनके अगेंस्ट एक्शन लिए गए हैं। राणा वीर प्रवार हैं हमारे व्यूवर, उनका क्वेश्चन है। तो आप ये बताइए कि गर्ल्स कॉमन रूम में ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जो एक्शन बॉयज कॉमन रूम में इतना एक्टिवली लिया गया है। और टू ऐड टू नीतू जी को जो सवाल पूछा था, सेम एक सवाल हमें एकता खनगवाल जी हैं, उन्होंने पूछा है हमारे व्यूवर कि मोरल एजुकेशन, ये बात सही है, मैं भी जब स्कूल में था 5th क्लास तक हमें नैतिक ज्ञान पढ़ाया जाता था, एक सब्जेक्ट होता था नैतिक शास्त्र, तो वो पढ़ाया जाता था। आजकल मुझे लगता है सिलेबस से वो गायब सा हो गया है। तो इन दो विषय पे आपका क्या मत है सर? ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। दीपक जी, जो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं वो हकीकत में 3000 साल का इतिहास है। ठीक है, उन सवालों का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा। दीपक जी, आपको कहीं ना कहीं ये हम सबको, आपको क्या, हम सबको ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं हम इस देश में या फिर पूरी दुनिया में किसी ना किसी अथॉरिटी या एक सुप्रीम पावर या किसी कोड के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, सो दैट एक सिविलाइज सोसाइटी क्रिएट हो सके। कहीं ना कहीं एक कह लीजिए अराजकता नहीं है। मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी। कुछ मोनार्की है, कुछ डिक्टेटरशिप्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। पर हर जगह एक कोड है, एक किताब है, या फिर एक अनरिटन कोड है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली संविधान में भी हमको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं जो हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे हम सब पे लागू होती हैं। हम उन्हें माने या ना माने वो हमारे ऊपर है। मैं दो ड्यूटीज को पढ़ना चाहूंगा स्पेसिफिकली, और दोनों को एक साथ पढ़ना चाहूंगा, जिसमें नीतू जी की बात का उत्तर, आपकी बात का उत्तर, और काजल जी की बात का सिर्फ जिस स्टार्टिंग है, फिर मैं उस बात पे स्पेसिफिकली आऊंगा व्हेन इट कम्स टू मॉरल इंस्टीट्यूशन एंड इक्वालिटी ओवर गर्ल्स लॉकर रूम एंड बॉयज लॉकर रूम। दोनों ड्यूटीज बता देता हूं आपको। आर्टिकल 51A में है दोनों ड्यूटीज। पहली ड्यूटी है सब क्लॉज ई में, वो इट स्पेसिफिकली सेज टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, secretarial diversities, to renounce, अब ये specifically बोला है अलग से, to renounce practices derogatory to the dignity of women. To renounce practice derogatory to the dignity of the woman, कहीं ना कहीं ये कोड एक्सेप्ट करता है कि हमारा इतिहास जब ये बना था तो एक अलग सिनेरियो था, तब डिजिटल वर्ल्ड इतना एनहांस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास, एक सीड था थॉट में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड में कि ऐसा होता है। राइट। सेकंड जो ड्यूटी हमें समझनी पड़ेगी, जो हेल्प करती है इस चीज को एग्जीक्यूट करने में, इस थॉट को, वो है एच, और जिसका मैं सबसे ज्यादा मायने रखता हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ इसी ड्यूटी के अराउंड घूमी है पिछले 30 सालों में। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। To develop the spirit of inquiry and reform, it means सवाल करें और उसे ठीक भी करें, सवाल करें उसे ठीक भी करें। मतलब अगर आप सवाल पूछते हैं तो उसके लिए सोल्यूशन भी दें। अब इसका उत्तर अब मैं आगे ले जाता हूं। जब ऐसे इश्यूज आते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस का काम है। फैमिली अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अपने में एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी अपने में एक इंस्टीट्यूशन है। सो ये कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी है जिनके हम सबमिसिव हैं, जिनको हम मानते हैं, पेरेंट्स को भी मानते हैं, फैमिली को भी मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मानते हैं। इट मींस इन्होंने हमें कहीं ना कहीं कुछ राइट्स दे रखे हैं जो हम इनके एम्बिट में कर सकते हैं, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जो हमारे कंडक्ट हैं। अब जब इन्होंने हमें राइट्स दे रखे हैं, तो राइट्स सही से फॉलो हो तो उनके ऊपर ड्यूटीज आती हैं, एक पॉजिटिव ड्यूटी आती है उनके ऊपर। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, जहां ड्यूटी, जहां राइट है वहां ड्यूटी है। जिसने हमें राइट दिया उसके ऊपर ड्यूटी आती है कि हम वो चीज फॉलो करवाएं। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ
making the other person who has a right to follow the duty, that the duty should be made enforce over it. अब बात आती है सोशल इंस्टीट्यूशन, जो पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर आपके पियर्स हैं, इन सब की ड्यूटी है हमारी तरफ, वो किन बातों से हमें प्रभावित करते हैं या फिर कौन सी चीजें हम घर के इंसिडेंट्स, जो नीतू जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कहीं ना कहीं हमें ये सुनने में आता है कि मेरी बेटी मेरे लड़के की तरह है, लड़के की तरह पाला है। मैंने बहुत ही कमों के मुंह से सुना हो कि मैंने अपने बेटे को एक बेटी की तरह पाला है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट प्रोसीडेड है कि एक पैट्रियार्की सोसाइटी हमें डेवलप करनी है, ना कि बैलेंस सोसाइटी डेवलप करनी है। कहीं ना कहीं आज भी, कहीं ना कहीं कह दीजिए, मुझे बुरा लग रहा है ये बात करने का, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कई बार पुरानी औरतों की बात सुनिए, मुझे लड़का चाहिए जी, मुझे लड़का चाहिए। एक औरत ही ये बात बोल रही है कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे पोता चाहिए। इस विचारधारा को आप कैसे डेवलप करेंगे जब आप इतने 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं? तो इनके ऊपर किसने हमें सबसे ज्यादा राइट दे रखा है या फिर ड्यूटीज बन दी है? हमारे सॉवरेन की। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पिक्चर में आता है। अब जब हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, आप मानेंगे नहीं, सन 2007 से लेकर सन 2014 तक जब सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात आई, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, दंगे हुए उस चीज को लेकर। 2016 में जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने पॉलिसी लॉन्च करी एजुकेशन को लेकर, तब जाके सेक्स एजुकेशन का करिकुलम एडेड होना शुरू हुआ 2016 में। सोचिए, ये ड्यूटीज संविधान में सोचिए 1976 से लिखी हुई हैं, 51 से लिखी हुई हैं, लेकिन 2016 में जाके इस सोच को परिवर्तित करने के लिए ये सेक्स एजुकेशन का करिकुलम ऐड हुआ। और आज भी क्या ऐड हुआ है? मेजर फोकस जो सेक्स एजुकेशन का है सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे है, लेकिन सोशल एस्पेक्ट पे अभी भी नहीं है। कहीं ना कहीं एक टैबू, एक दीवार खड़ी कर रखी है कि हम उसे पार ही नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज के पीछे मेलाइस इंटेंट लगाने की बात करते हैं, है ना, तो वो सबसे पहले पोजीशन है, तुरंत हम उन्हें 4 कमरों में बंद करके उसके ऊपर कानून लगा देते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये हक किसने दिया? ये लाइसेंस कौन बांट रहा है जज करने का जब दो अलग जेंडर के लोग आपस में बात करते हैं, या फिर डिपेंडिंग अपॉन सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन, वो सेम होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, हेटेरोसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो वो जज करने का जो कंपार्टमेंट है, हमें वो बंद करना पड़ेगा। वो बंद तब होगा जब नींव से हमें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन करिकुलम्स मिलेंगे, चीजों को जैसी हैं वैसी बताई जाए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सवाल आता है इक्वालिटी को लेके, गर्ल्स लॉकर रूम और बॉयज लॉकर रूम को। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं जैसे सोसाइटी में ये है कि पैट्रियार्की है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये भी थॉट है कि लड़कियां ही हमेशा विक्टिम रही हैं। बिकॉज जो चीज ज्यादा हो रही है, इसका मतलब सिर्फ वही सच नहीं है, जो कम हो रहा है हो सकता है वो झूठ हो, ये भी नहीं है। हमको दोनों, मिनॉरिटी रूल और मेजॉरिटी रूल दोनों एग्जिस्ट एक साथ करते हैं। जब तक मेजॉरिटी रूल और मिनॉरिटी रूल की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होगी, तब तक इक्वालिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक साइकोलॉजी लेक्चर सुन रहा था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का, उसमें एक सवाल आया था कि इट इज नॉट इंटरेस्टिंग टू ऑब्जेक्टिफाई मेन एज इट इज सो इंटरेस्टिंग टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन। बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक बच्चा जब एक मेल साइड पे जब बच्चा डेवलप होता है, तो उसको सिखाया ही उस तरीके से जाता है, उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछा जाता। उससे कहता क्या कर रहे हो, ये काम पूरा करके, अरे मेरा शाबाश बच्चा, अरे मेरा होशियार बच्चा, मेरा तेज बहादुर। लड़कियों को लेके थॉट अलग है, उन्हें फीलिंग ओरिएंटेड बातें करी जाती है उनसे। आपको समाज में ऐसा समझना चाहिए, थोड़ा डर के रहना चाहिए, एहसासों की बात होती है लड़की से। लेकिन लड़के से क्या होता है, तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, तुम्हें ये करके दिखाना है। ये थॉट प्रोसेस ही बचपन से उसमें डाला जाना शुरू हो गया, उससे फीलिंग की बात ही नहीं है। एक 6 साल के लड़के से आपने पूछे बेटा तुझे कैसा लग रहा है, लेकिन एक 8 साल की लड़की से आप पूछे तो बेटा तुझे कैसा लग रहा है, फीलिंग्स की बात ही नहीं है। जब फीलिंग्स की बात ही नहीं है तो सब्जेक्टिव थॉट लाएगा ही नहीं कभी, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव थॉट लाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी का ये सबकॉन्शियस सीड जो है वो विद इन द टाइम 200, 300, 400, वैसे मैं विक्टोरियन एरा को इसको ब्लेम करूंगा, जहां पे रोमांटिसिज्म को एक अलग थॉट प्रोसेस दिया गया कि जहां पे वुमेन वाज बीइंग ट्रीटेड एज अ चैटल। आई एम सो डिस्गस्टेड विद दिस थॉट। तो ये थॉट डेवलप होना शुरू हुआ, तो इसलिए ये डिस्पैरिटी क्रिएट है। मेरे को आज बस इस चीज का बुरा लगा कि अथॉरिटीज इस डिफरेंस को क्यों नहीं रीड कर सकते। दीज आर फार मोर एजुकेटेड पीपल देन अस, दे आर वर्किंग विद द पीपल अराउंड 70 इयर्स। कोई पॉपुलर पॉलिटिकल वोट है क्या है, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, आप वॉरफेयर पे $6 बिलियन यूज करते हो, $60 बिलियन खर्च करते हो, अमेरिका $5 बिलियन खर्च करता है। आज घुटनों पे आ गया हेल्थ केयर एजुकेशन की वजह से, आज ये टॉपिक आया है, ये भी घुटनों पे लाएगा पूरे समाज को बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन की वजह से। तो जो इंफ्रा डेवलपमेंट है अथॉरिटी का, जो राइट कैरिकुलम है, आप नॉर्वे को एग्जांपल लीजिए, आप स्वीडन को उठाइए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को उठाइए, उनका सेक्सुअल कैरिकुलम पढ़िए कि एक थॉट की ब्रीडिंग कैसे होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिमूविंग द डिस्पैरिटी एंड इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स। अब अथॉरिटी यहाँ पे अगर सेम एक्शन लेती है या फिर सेम अप्रोच करती है,
वेदर गर्ल्स लॉकर रूम में जिन लोगों ने जो कमेंट करा वो क्रिमिनल है या नहीं है ना, अब देखिए मेरे मुंह से भी क्रिमिनल निकलने लगा कहीं ना कहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में है या नहीं है, ठीक है, उसी अप्रोच से आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हाँ कि सोसाइटी या गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है, लेकिन अप्रोच नहीं। अभी तक स्वाति मालीवाल जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया उस चीज को लेके। वहां पे एक औरत ने दूसरी औरत की अभद्रता करी है, ना कि किसी लड़के ने करी है। ठीक, तो किस चीज से बचाना है हमें? ऑफेंस सबके लिए बराबर है, लड़का या लड़की कोई मतलब नहीं, विक्टिम की बात हो रही है यहाँ पे, विक्टिम तो सेम है ना। आप यहाँ क्यों जज कर रहे हैं कि अगर एक लड़का ऑफेंस करता है वो ज्यादा हीनियस होना चाहिए एज कम्पेयर टू एक औरत करती है? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट में। तो ये क्लैरिटी तभी आ सकती है सर जिस समय विचार डेवलप होना, जैसे सिगमंड फ्रॉइड की बात है। आई एम सो हैप्पी कि काजल जी ने बोला कि फ्रॉडियन थ्योरी की बात करी, व्हेन शी टॉक्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। आई एम सो हैप्पी कि ये थॉट आया, लोग पढ़े उस चीज को, बिकॉज 5 साल की उम्र से सबकॉन्शियस डेवलप होना शुरू होता है। जो हम सीखते हैं वो पक्के घड़े की तरह दिमाग में फिक्स हो जाते हैं, और उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइटी होती है कि हमारा अस्तित्व, हमारी आइडियोलॉजी बदल रही है। तो इसको बचपन से सोचने की जरूरत है, बिकॉज 137 करोड़ लोगों की विचारधारा बदलने के लिए एजुकेशन ही मेजर रोल पार्ट करेगा यहाँ पे। आई थिंक मेरा आंसर निकलता है इन चीजों से। ठीक, थैंक यू वेरी मच अक्षय जी अपने विचार रखने के लिए। अब तीनों हमारे टॉपिक खत्म हो गए, और फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए मैं एक केस था 2002 का, मध्य प्रदेश में आया था 2002 का, जब ना जेजे एक्ट आई थी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारी 2000 की, उसके 2 साल बाद ही एक केस आया था कि कॉलेज में कुछ बच्चों ने सेम ऐसा कुछ इंसिडेंट किया था। वो सब मेजर थे, उन्होंने लड़की की फोटो मॉर्फ करके और अश्लील ढंग से ऑब्सीन फोटो मॉर्फ करके लड़की की फोटो के साथ उसको पब्लिसाइज कर दिया था, तो उनको निकाल दिया गया था। तो उस जजमेंट में जज साहब ने कुछ पार्ट कहा था, उस पार्ट को मैं बता के आप लोगों के सामने रख के कंक्लूड करना चाहता हूँ। और ये उन जज साहब का, और एक मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उन जज साहब का, दो जजेस का पार्ट में मिला के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जज साहब ने, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, जब जज साहब ने कहा था उस घटना को लेके जो आज की घटना जैसी थी, कि इस घटना ने डिसेंसी, मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसको कितनी सजा दी जाए, सवाल यह है कि आखिर देश का भविष्य, ये देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, और इस पलायन का जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स, टीचर, गवर्नमेंट, या फिर ये सोसाइटी? वो सोसाइटी जो गैंग बैंग वाली मूवी और सीन को तो खूब एंजॉय और सेलिब्रेट करती है, लेकिन अपने परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूं, लेकिन हमारे जैसे कंटेंट उनकी समझ में नहीं आते। कूल दिखने की चक्कर में फूल बनना तो मंजूर है, लेकिन उसूलों की राह पर कठिनाइयों का सामना करना बेवकूफी समझा जाता है। कानूनी रूप से दंड देना समस्या का समाधान नहीं है, वनिस्पत सामाजिक चेतना में नैतिक व्यवहार और नैतिक विचार जगाना होगा, और यह काम सबसे बेहतर एक शिक्षक ही कर सकता है। तो टू कंक्लूड, आई वुड से इट इज सेड, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, सो मिस्टर, एवरी फ्यूचर मैन ऑफ आवर नेशन इज एट रिस्क। आई वुड लाइक टू थैंक माई पैनलिस्ट। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और काजल जी आपका भी बहुत 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 थैंक यू।